हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस को लेकर। साइंस के सबसे शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जखीरा नंबर 2 है दोस्तों ये। इससे पहले वाला एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने बायोलॉजी के जो मल्टीपल चॉइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने एक एक करके डिस्कस करे थे। साथ ही साथ उसका आंसर भी आपको बताया था, तो एक तरीके से आपका जीके का क्विज हो गया था ये। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एसएससी हो, रेलवे हो, या पटवारी, या एलडीसी, या स्टेट या सेंट्रल की किसी भी वैकेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्कोर करने के लिए आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वीडियो के स्टार्ट से पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं तो उसे कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। चलते दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो जिसके बारे में कथन सही है। एंजाइम एक प्रोटीन होता है दोस्तों। प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, या एंजाइम जो है वो सेलुलर उपापचय प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, तो इनमें से कौन सा वाला राइट होगा दोस्तों आंसर। इसमें से राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे विकल्प सही हैं। एंजाइम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एंजाइम प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कि उन्हें रेगुलेट करती है। जितनी भी रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं एंजाइम, और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अमीनो एसिड के एक या अधिक लंबी श्रृंखला में ये बने होते हैं, और रासायनिक क्रियाओं को एक गति देते हैं। जीवित जीव में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं एंजाइमों के उत्प्रेरक क्रियाओं पर निर्भर करती है, इसीलिए इन्हें बायो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बायो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में किसे जाना जाता है, तो एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें बायो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। एंजाइम की उपस्थिति के बिना जीवन संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम उपयोग में लिया जाता है। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा यहाँ पर एंजाइम उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। एमाइलेज लिया जाता है, रेनिन लिया जाता है, ट्रिप्सिन लिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों इसमें से। राइट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन जो है दोस्तों उसका उपयोग बेबी फूड्स बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे एंजाइम का नाम बताएं जो पशुओं के पेट में उत्पन्न होता है और डेयरी उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, या लिग्निनेज है, या रेनिन है। तो इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है दोस्तों जो पशुओं के पेट में मिलता है और डेयरी उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेनिन जो है दोस्तों ये पनीर के उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग में उपयोग में लिया जाता है, और बछड़ों और भेड़ों के बीच में जैसे युवा जो पशु होते हैं उनके पेट में ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक एंजाइम का नाम बताइए जो वसा को पचाने में मदद करता है। ऐसा एंजाइम का नाम बताना है दोस्तों जो फैट को पचाने में काम में लिया जाता है। लाइपेज होगा, सुक्रेज होगा, माल्टेज होगा, या फिर फ्रक्टोज होगा। तो इसमें से कौन सा वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाइपेज जो होता है दोस्तों ये जो होता है वसा को पचाने के लिए काम में लिया जाता है। वसा जो होती है वो लिपिड होता है और उचित पोषण के लिए आवश्यक 3 प्रमुख खाद्य समूहों में से एक माना जाता है दोस्तों। और वसा को पचाने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो होता है लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एंजाइम शब्द की गणना किसने की थी। एंजाइम शब्द की गणना किसने की थी। विल्हेम कोहेन ने की थी, अल्फ्रेड रसेल ने की थी, रॉबर्ट कॉच ने की थी, या रोजलिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो कौन सा वाला इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। एंजाइम की गणना किसने की थी बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। एंजाइम एक प्रोटीन होता है, एक सेल द्वारा निर्मित होता है और विभिन्न जैविक कार्यों में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और लगभग 1800 के अंत में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कोहेन द्वारा एंजाइम शब्द की गणना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है। ऐसे एंजाइम का नाम बताना दोस्तों जो प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है। सेलुलेज है, जाइलेनेज है, या राइबोजाइम है, या पेप्टिडाइज है। तो इनमें से कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइबोजाइम जो है उसको छोड़कर प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम हैं उसमें सिर्फ राइबोजाइम को छोड़कर
सभी जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है जो प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एंजाइम का उपयोग बिस्किट निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। तो बिस्किट जो आप खाते हैं उसमें आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए कौन से वाले एंजाइम का उपयोग में लिया जाता है? एमाइलेज, प्रोटीज या सेलुलेज या जाइलेनेज। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीज जो होता है एंजाइम, उसका उपयोग बिस्किट निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी निष्क्रिय एंजाइम जो उनके को फैक्टर्स के साथ बाध्य नहीं होते हैं, तो उसमें से राइट आंसर क्या होगा? उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? एपो एंजाइम्स, को एंजाइम्स, एंजाइम्स इनहिबिटर्स या होलो एंजाइम्स। तो ऐसे को फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों जो एंजाइमों के साथ बाध्य नहीं होते हैं? तो क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय एंजाइम जो उनके को फैक्टर्स के साथ बाध्य नहीं होते, उन्हें एपो एंजाइम्स कहा जाता है। और अगर ये को फैक्टर्स के साथ बाध्य होते हैं तो उन्हें होलो एंजाइम्स कहा जाता है। तो इसको याद रखें दोस्तों, एपो एंजाइम्स और होलो एंजाइम्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में जो सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, स्टार्च को तोड़ता है, तो इस प्रतिक्रिया के लिए इष्टतम पीएच कितना होना चाहिए? यानी स्टैंडर्ड पीएच कितना होना चाहिए सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम के लिए? कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? 6 होगा, 6.2 होगा, 6.4 होगा, 6.7 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 6.7 जो होता है वो स्टैंडर्ड पीएच होता है मनुष्य में स्टार्च को तोड़ देने के लिए, सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम के लिए। ठीक, तो इसे भी याद रखें कि स्टार्च को तोड़ने के लिए मनुष्य के अंदर सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम काम में आता है, जिसका जो पीएच होता है वो 6.7 होता है। फटाफट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है दोस्तों? पल्प कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है, ग्लाइकोजेन कहलाता है या कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज जो होता है दोस्तों वो जो है यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। अब ये एक ऐसा तंत्र होता है जिसके द्वारा एक एंजाइम उत्पादों की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सबस्ट्रेट के साथ बनता है, और इस प्रक्रिया को लॉक एंड की हाइपोथेसिस के द्वारा समझाया जाता है। अब बायो केमिस्ट्री में ये एक बहुत ही विशिष्ट इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस मानी जाती है। एंजाइम, प्रोटीन, एंटीजन एंटीबॉडी, हार्मोन रिसेप्टर, ये सब शामिल है। तो एंजाइम क्या होता है, उसकी संरचना क्या है और कौन सा एंजाइम है, ये आपके सामने यहाँ पर मैंने बता दिया है। बाकी याद रखेंगे, यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन है वो ग्लूकोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा रोग रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा रोग जो है पौधे में रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है दोस्तों? सिट्रस कैंकर, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, आलू का विल्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है विल्ट ऑफ पटेटो, आलू का विल्ट जो होता है दोस्तों ये रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है। और विल्ट रोग जो होता है दोस्तों ये बैक्टीरिया की वजह से पौधों में होता है। इसे रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें भूरे रंग के छल्ले जाइलेम पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधे के रोग का नाम बताइए जिसमें पत्ते पर बड़े रंग के पीले धब्बे दिखाई देते हैं? बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल स्पॉट या एफिडर्स या बोट्रिटिस? तो इसमें से कौन सा वाला राइट आंसर होगा दोस्तों? इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बैक्टीरियल ब्लाइट्स होता है दोस्तों इसके कारण बड़े पीले रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा वो एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंची टॉप ऑफ बनाना रोग किस पौधे के कारण होता है? रोग पौधे में किस कारण के होता है? जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, वायरस के कारण होता है? तो बंची टॉप ऑफ बनाना किस लिए होता है दोस्तों? ये जो होता है ये वायरस के कारण होता है। बंची टॉप ऑफ बनाना रोग जो है पौधे में वायरस के कारण होता है। इसमें पौधा जो होता है वो बौना ही रह जाता है और उसकी सभी पत्तियां एक जगह संचित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। पौधों की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे भूरे रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे
पौधे के ऊतकों के आसपास हो जाते हैं। तो ग्रे मोल्ड होता है, साइट्रस कैंकर होता है, या मकड़ी की कुटकी स्पाइडर माइट्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो पौधों में जो ग्रे मोल्ड रोग होता है उसको बोटीरिटस के रूप में भी जाना जाता है, और ये पत्तियों और पंखुड़ियों जैसे पौधों को मरने या घायल होने वाले भागों के कारण होता है। यानी पौधे और पत्तियों के जो मर जाने के कारण ये उनमें होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे वाला आंसर है पौधे के किस रोग में सफ़ेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं? पौधे के किस रोग में सफ़ेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं? सिलेंड्रोकैलेडियम, एंगुलर लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, या ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है, पौधे में लंबे समय तक नमी होने के कारण डाउनी मिल्ड्यू रोग हो जाता है। तो इस रोग में सफ़ेद फफूंदी जो होती है वो आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस रोग में किस बैक्टीरिया के कारण होता है? जो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है, ये रोग पौधे में किस बैक्टीरिया के कारण होता है? स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया, या ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस जो होता है दोस्तों, ये रोग जो है ज़ैंथोमोनास ओरिज़े के कारण होता है। इस रोग में बैक्टीरिया की वृद्धि होने के कारण संवहनी बंडल, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों के निम्नलिखित रोगों में से किसमें पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है? किसके अंदर क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, पत्तियां सूख जाती हैं? मोज़ेक रोग के कारण, मोज़ेक डिजीज ऑफ तंबाकू, साइट्रस कैंकर के कारण, या टुंडू डिजीज ऑफ वीट, या राइजोसेटोनिया, राइजोसेटोनिया के कारण? तो कौन सा वाला इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो पौधों में जो मोज़ेक डिजीज ऑफ तंबाकू होता है, जो तंबाकू का रोग है, इसमें पत्तियां सूख जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल भी नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर राइट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे का जो क्वेश्चन है वो है, पौधे की उस बीमारी का नाम बताएं जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। पौधे की वो बीमारी कौन सी है दोस्तों जिसमें सभी पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं? स्पाइडर माइट्स, मकड़ी की कुटकी, मिलीबग्स, या एफिड एफिडस, या साइट्रस कैंकर? तो कौन सा वाला इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। याद रखें, इसका पीछे कई ऑप्शंस में आया, तो सिट्रस कैंकर को याद रखें कि इसमें पौधे जो हैं, जो चीन में उत्पन्न हुआ है ये रोग भी। चीन काफ़ी फेमस है रोग देने के मामले में। तो चीन में ये उत्पन्न हुआ है, और पत्तियां, शाखाएं और फल सभी इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधों में एक रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तों के नीचे के किनारों पर बद्दी, वेबिंग आ जाती है, यानी कि जाले बन जाते हैं, और पौधों में बद्दी रोग हो जाता है? मकड़ी की कुटकी, एंथ्रोक्नोज, मीलेबग्स, या राइजोसिटोनिया? तो कौन सा वाला राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा कि वेबिंग जो होती है, जो मकड़ी के जाले होते हैं, वो जो मकड़ी होती है वो बनाती है, स्पाइडर जो बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। पौधों के जो स्पाइडर माइट्स रोग के कारण पत्तों के निचले हिस्से में वेबिंग आ जाती है, बत्ती पड़ जाती है, और पौधों में बद्दी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस रंग में भूरे रंग के लाल घावों के साथ स्टेट रोम या तना खराब हो जाता है? तो राइजोसिटोनिया, एंगुलर लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट, या बैक्टीरियल स्पॉट? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोसिटोनिया। राइजोसिटोनिया रोग में पौधे में तना खराब हो जाता है, और पौधों के रोग के बारे में यहाँ पर हमने अध्ययन किया है इनमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं है? तो कौन सा होता है दोस्तों? आपने देखा होगा, नायलॉन, टेफलॉन, पॉलीस्टीरीन, या बेकेलाइट? तो कौन सा वाला पॉलीमर होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टेफलॉन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो टेफलॉन जो है ऐसा पॉलीमर है जिसका उपयोग रसोई में ऐसे बर्तन बनाने में काम में लिया जाता है जिस पर कि खाना चिपकता नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का
उपयोग किया जाता है? मेलामाइन का किया जाता है, बेकेलाइट का किया जाता है, लैक्सोन का किया जाता है या विनाइल रबर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ गिलास बनाने के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा लैक्सन। लैक्सन को याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उपयोग जो है बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किया जाता है। लैक्सन पॉलीमर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पाइप इंसुलेशन के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? पीवीसी का, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड का, पॉलीथीन का, टेफ्लॉन का या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवीसी पॉलीवाइनाइल क्लोराइड पॉलीमर का उपयोग इंसुलेशन, पाइप इंसुलेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, एक ऐसे पॉलीमर का नाम बताइए जिसमें मजबूत इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं। कौन से पॉलीमर में सबसे मजबूत इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं? पॉलिस्टर में होते हैं, टेफ्लॉन में होते हैं, फिनाइल रबर में होते हैं या पॉलीप्रोपीन में होते हैं? तो सभी को लगभग इसका आंसर याद होगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो होता है जिसमें पॉलीमर में सबसे मजबूत इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, तो पॉलिस्टर जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा की बोतलें किससे बनती हैं? सोडा की बोतलें किससे बनती है सर दोस्तों? पॉलीथिलीन, टेरा टेरफॉथलेट के से, पॉलिस्टर से, पॉलीस्टीरीन से या पॉलीस्टीरीन ब्यूटाडाइन से? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सोडा की बोतलें किससे बनती हैं? यहाँ पर सोडा की बोतलें बनती है पॉलीथिलीन टेरफॉथलेट से, टेरफॉथलेट से पॉलीमर से सोडा की बोतलें बनती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर का नाम बताइए जो प्राकृतिक रबर जैसा दिखता है। तो कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है जो प्राकृतिक रबर जैसा दिखता है? पॉलीप्रोपीन, नियोप्रोपीन, नायलॉन या क्लोरोप्रोपीन? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा नियोप्रोपीन जो है वो एक ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर है दोस्तों जो प्राकृतिक रबर जैसा दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का नाम बताइए। इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है दोस्तों? बेकेलाइट है, मेलामाइन है, पॉलीथीन है या टेफ्लॉन है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेफ्लॉन जो है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रस्सी बनाने के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? रस्सी बनाने के लिए किस पॉलीमर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है? पॉलीप्रोपीन का, पॉलिस्टर का, पॉलीस्टीरीन का या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा पॉलिस्टर जो होता है, पॉलीमर का इस्तेमाल रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिस्टर जो होता है, पॉलिस्टर के कपड़े भी होते हैं दोस्तों, तो पॉलिस्टर का इस्तेमाल रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संक्षेपण जो कंडेंसेशन होता है उसका पॉलीमर का नाम बताना है। ब्यूटाडाइल रबर, अक्रिलिन या ऑर्लोन या बेकेलाइट? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर का नाम कौन सा होगा इसमें से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट जो है दोस्तों वो एक संक्षेपण कंडेंसेशन पॉलीमर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहराए जाने वाली इकाइयाँ या बिल्डिंग ब्लॉक जिसमें से पॉलीमर का निर्माण होता है उसका नाम क्या है दोस्तों? रेनिन से, प्लास्टिक से, ब्लॉक है या मोनोमर है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मोनोमर जो होते हैं दोस्तों इनकी इकाइयाँ या बिल्डिंग ब्लॉक इनमें ये काम में लिया जाता है उनके निर्माण में, तो मोनोमर को याद रखें। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक्सियल स्केल्टन, जो एक्सियल स्केल्टन होते हैं वो क्या होते हैं? खोपड़ी होगा, वर्टेबल कॉलम होगा या रिब्स और स्टर्म्स होंगे? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी के सभी सही हैं या इनमें से कोई एक सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी के सभी यहाँ पर सही हैं दोस्तों। जो कंकाल तत्व होते हैं शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ उपस्थित होता है और अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती हैं जिनमें खोपड़ी आती है, वर्टेबल कॉलम आता है, पसलियाँ आती है, रिब्स आती हैं, स्टर्म्स आती हैं। तो इनको याद रखें, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। सभी का नाम याद रखें, ये सब एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। जांघ की हड्डी फीमर या बहिर्जंघिका हड्डी या टीबिया हड्डी या इलियम हड्डी? तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सभी जानते होंगे, जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है। पैर की हड्डियों में जांघ, टीबिया, बहिर्जंघिम पैर, टॉर्सल पैर के पीछे की हिस्सा और मेटाटार्सल अगला पैर और फालंजेंस
जो होती हैं ये शामिल होती है, और फीमर जो होती है वो शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है दोस्तों। फीमर टिबिया और बहिर्जंघिका हड्डियों के साथ एक साथ पैर को सपोर्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। तो ऐसी हड्डी का नाम बताना है दोस्तों जो अपनी जगह से हिल सकती है और स्थान परिवर्तित कर सकती है। इथोमोइन मोइड बोन, एथोमोइड बोन, या मैंडिबल बोन, या नेसल बोन, या लैक्रिमल बोन। तो इसमें से कौन सी वाली राइट होगी दोस्तों? इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंडिबल बोन जो होती है, मैंडिबल बोन। ये मनुष्य की खोपड़ी में केवल एक ही हड्डी होती है मंडिबल, जो अपनी जगह से हिल सकती है। ये खोपड़ी के अंदर हो सकती है। तो इसे याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर राइट होगा, मैंडिबल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। स्टेपिज हड्डी, मैलियस हड्डी, स्थूणक हड्डी, या फुबला हड्डी। तो इसमें से कौन सी वाली सबसे पतली हड्डी होती है दोस्तों? इसमें फिबुला जो होती है एक पैर की हड्डी होती है, मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का नाम बताइए। हृदय की मांसपेशियां होती हैं, कंकाल की मांसपेशियां होती है, प्रतिपिंड मांसपेशियां होती हैं, या स्टेपेडियस मांसपेशियां होती हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें से राइट आंसर होगा जो प्रतिपिंड मांसपेशियां होती है एक दूसरे के विरोध में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। गटर मैक्सिमस, प्रतिपिंड मांसपेशी, या स्टेपेडिस मांसपेशी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होगी दोस्तों? जो स्टेपेडियस होती है। ऑप्शन नंबर सी सबसे छोटी मांसपेशी होती है, कान के अंदर मौजूद होती है, और सूती धागे से सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर लंबी और पतली होती है। तो इसे याद रखें दोस्तों, सबसे छोटी मांसपेशी कान की होती है, स्टेपेडियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया गया है? कौन सा पिगमेंट होने की वजह से मांसपेशियों को लाल और सफेद में वर्गीकृत किया गया है? सर्कोप्लाज्मिक, मायोग्लोबिन, या मायोसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा लाल पिगमेंट, जो मायोग्लोबिन होने की वजह से मांसपेशियों को लाल और सफेद में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मायोग्लोबिन, ये राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उंगली की हड्डियों को किस रूप में जाना जाता है? हमाटे हड्डी के रूप में, गर्डल्स के हड्डी के रूप में, फॉलगेंस के हड्डी के रूप में, या मेटाकार्पल के रूप में। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उंगली की हड्डियों को किस रूप में जाना जाता है? उंगली की हड्डियों को जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, फॉलगेंस के रूप में इन्हें जाना जाता है। फॉलगेंस के रूप में इन्हें जाना जाता है, उंगलियों की हड्डियों को फॉलगेंस के रूप में जाना जाता है। और ये तीन प्रकार की होती है, समीपस्थ, मध्यवर्ती और डिस्टल। तो इसे याद रखिए, तीन तरीके की। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़े मौजूद होते हैं? दो प्रकार के, तीन प्रकार के, चार प्रकार के, या पांच प्रकार के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीन प्रकार के जोड़े मौजूद हो जाते हैं। दो या अधिक हड्डियों के बीच, या हड्डी और एक उपास्थि के बीच अभिव्यक्ति का स्थान होता है। कुल तीन जोड़े हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, फिक्स्ड या अचल जोड़, थोड़ा कम हिलने वाले, या कार्टिलॉजिस जोड़, या हर जगह हिलने वाले सिनोवलियस जोड़। तो ये कुल तीन प्रकार के जोड़ यहाँ पर मौजूद होते हैं हड्डियों के लिए। तो इसे याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर राइट होगा, तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किस रूप में जाना जाता है? जो मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किस रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ईएमजी, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है यह हृदय की रिकॉर्ड की ईसीजी के रूप में जाना जाता है, और मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि के रिकॉर्ड को ईएमजी कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, मांसपेशियों के लिए ईएमजी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर किडनी का कार्य क्या होता है?
किडनी का कार्य क्या होता है? ये रक्त को साफ करता है, अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है, शरीर में खनिजों को नियंत्रित करता है या हार्मोन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही सही होंगे या सिर्फ ए सही होगा? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, क्योंकि डी में भी लगभग सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही होगा दोस्तों। किडनी का मुख्य कार्य यूरिया, अन्य अपशिष्ट, नमक, खून से अधिक पानी, जहरीले पदार्थ को हटाना और मूत्र के जरिए उन्हें बाहर निकालना, ये इसका कार्य होता है। और ये रेनिन हार्मोन पैदा करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किडनी का आकार कैसा होता है? किडनी का आकार कैसा होता है? ये एक अंडाकार आकार की होती है, ये बीन के आकार का अंग होता है, ये आकार में आयताकार होता है, या इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी जो है, किडनी जो है कमर के ऊपर हमारे शरीर के पीछे एक बीन के आकार वाला अंग होता है। तो इसे याद रखें, शरीर के पीछे वाले हिस्से में होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, हमारे शरीर में कचरे को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, श्वसन कहते हैं, उच्छ्वास की क्रिया कहते हैं, या डबल परिसंचरण कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन जो है वो हमारे शरीर को कचरे को हटाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। और किडनी जो होती है वो शरीर से यूरिया निकालती है और फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर है तो वो उसे किस तरह की बीमारी से पीड़ित है? हृदय रोग से, किडनी रोग से, श्वसन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो डायलिसिस किस लिए होता है दोस्तों? कचरे के पदार्थ यूरिया को अलग करने के लिए एक व्यक्ति के खून को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। तो याद रखें, किडनी रोगों के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं दोस्तों। किडनी रोग से पीड़ित होने पर लक्षण क्या होते हैं? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, श्वसन समस्या, चेहरे पैर आदि पर सूजन होना, या इनमें से सभी के सभी सही हैं? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी सही हैं। शुरुआती चरण में किडनी रोग में कोई लक्षण नहीं होता है। धीरे धीरे यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, पैरों और चेहरे में सूजन, श्वास की समस्या, हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, पीठ दर्द आदि कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निकासी प्रणाली में निकास की इकाई का नाम क्या होता है? जो मानव निकासी प्रणाली में निकास की इकाई का नाम क्या होता है दोस्तों? न्यूरॉन होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रिडिया होता है, या नर्व होता है? तो इसे याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक किडनी में बड़ी मात्रा में कचरे को शरीर से निकालने वाली इकाइयों से बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब बोमन, कैप्सूल और ट्यूबुलिक एक साथ किडनी में रखा जाता है तो क्या बनता है? केशिकाओं, नेफ्रॉन, केशिकास्तवक, या मूत्र संग्रह वाहिनी? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बोमन और कैप्सूल और ट्यूबुली को एक साथ क्या बोला जाता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो बोमन, कैप्सूल और ट्यूबुली को एक साथ किडनी में नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किडनी के फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? किडनी के फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है दोस्तों? किडनी प्रत्यारोपण, डायलिसिस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो दोस्तों ए ही है, किडनी का ट्रांसप्लांट। किडनी का फेल होने पर यूरिया और अन्य अपशिष्ट उत्पादों के खून में निर्माण करने की अनुमति मिल जाती है, और किडनी के फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक हल किडनी का प्रत्यारोपण ही है, यानी किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें क्षतिग्रस्त किडनी को निकाल लिया जाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दान की गई किडनी को सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा उसी जगह प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में निकासी व्यवस्था में निम्नलिखित अंग होते हैं? दो किडनी, यूरेटर, मूत्राशय, यूरेथरा, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी होते हैं दोस्तों। मनुष्य से में निकालने वाला यंत्र तंत्र शरीर के तरल कचरा एकत्र करता है और उन्हें शरीर से छुटकारा दिलवाता है। दो किडनी होते हैं, दो यूरेटर होते हैं, मूत्राशय होते हैं और यूरेथरा होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किडनी हमारे शरीर में कहाँ मौजूद होती है? मैंने पीछे बताया था, शरीर के पीछे, कमर के ठीक ऊपर, फेफड़ों के पीछे, बेली बटन के पास, या अग्नाशय ग्रंथि के पीछे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य में किडनी जो होती है उदर गुहा, रेट्रोपेरिटोनियम,
नामक रिक्त स्थान पर स्थित होती है। नॉर्मल भाषा में कहें तो ये शरीर के पीछे कमर के ठीक ऊपर होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिमेंशिया रोग के बारे में सही है? जो डिमेंशिया होता है, मानसिक क्षमता में कमी आ जाती है, दैनिक जीवन में हस्तक्षेप होता है, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपना नाम भूल जाता है, अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का एक कारण होता है, या ये सभी के सभी सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे के सारे सही हैं। अब जान लेते हैं कि डिमेंशिया क्या होता है। डिमेंशिया जो होता है ये मोस्टली 65 ईयर्स यानी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में होता है और 85 साल के 4 में से एक प्रभावित करता है। अब 65 साल में से कम उम्र के जो लोग होते हैं उनमें भी इस बीमारियों के ग्रस्त हो सकते हैं, जिससे अल्जाइमर की शुरुआत के रूप में माना जाता है। अब इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपना नाम भूल सकता है, यानी एक तरीके से याददाश्त को प्रभावित करने वाला ये रोग होता है, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अल्जाइमर रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्जाइमर रोग जो होता है मस्तिष्क की एक अपरिवर्तनीय बीमारी है जो डिमेंशिया का कारण बनती है, या टाइप 2 मधुमेह के साथ निकटता से इसे जोड़ा गया है, या अल्जाइमर रोग जो है एक मानसिक बीमारी नहीं लेकिन ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित लक्षण जैसे अवसाद, चिंता इत्यादि का कारण बन सकती है। तो इनमें से सभी के सभी सही हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? ट्रोमेटिक, ऑक्सिन या फ्लोरीगेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है फ्लोरीगेंस जो होता है यहाँ पर वो फूलों के खिलने में मदद करता है और यह हार्मोन पत्तियों पर बनता है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है और जिसे पौधे की चोट ठीक हो जाती है? फ्लोरीगेंस, ट्रोमेटिक, एस्किक एसिड, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा वाला होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी ट्रोमेटिक जो होता है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी के पौधों में कैबियम की गति को बढ़ाने वाला प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। गिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन्स होता है, या एथिलीन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लकड़ी के पौधों में कैबियम की गति बढ़ाने के लिए जो काम में आता है वो होता है गिबरेलिन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषण के तरीके से अपना आहार लेता है? पेनिसिलियम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्लाज्मोडियम जो होता है ये जो होता है ये मलेरिया रोग का कारण भी होता है और ये जीव परजीवी पोषण के तरीके से अपना आहार लेता है। इसमें परजीवी पोषण भी जीव की हत्या किए बिना उसके जीवित जीव के शरीर पर भोजन प्राप्त करता है। कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और कुछ पौधे जैसे कुकुटा, कुछ जानवर जैसे प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। पाचन तंत्र में भोजन एक साथ मिश्रित होने वाले एंजाइम के बारे में बताइए। जो पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले एंजाइम कौन से हैं दोस्तों? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर मुंह में उपस्थित जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार युक्त एमाइलेज एंजाइम को निकालती है जो स्टार्च युक्त भोजन को ग्लूकोज में तोड़ देती है। याद रखें एमाइलेज के बारे में, ये जो होती हैं ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देती है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है, इसीलिए एमाइलेज पहला एंजाइम है जो पाचन की प्रतिक्रिया में मदद करता है। तो पहला एंजाइम एमाइलेज है, इसे याद रखें। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान में निम्न में से कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के रूप में किसे जाना जाता है? पीडीपी को जाना जाता है, डीटीपी को जाना जाता है, एटीपी को जाना जाता है, या एडीपी को जाना जाता है? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एटीपी जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है कोशिकाओं का करेंसी ऑफ सेल कहलाती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक पौधे के तने में श्वसन, रेस्पिरेशन और श्वास, ब्रीदिंग किसके माध्यम से होता है? लेंटिसेल्स के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा, या एयर ट्यूब के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। जो श्वसन प्रक्रिया है इसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधे या पेड़ों के तने में लेंटिसेल्स होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा
वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करें दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक्स्ट्रा नॉलेज आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपने आप को मोटिवेट रखिए, खुश रहिए और एक अच्छी सी नींद रोज़ जरूर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।